5 अगस्त 2024 को जैसे ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत का रुख किया, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों के दौरान शेख हसीना का घर तोड़ दिया गया, उनकी पार्टी अवामी लीग के सदस्यों पर हमले किए गए, घरों को तबाह कर दिया गया और गाड़ियां जला दी गईं। शेख हसीना के जाने के बाद विभिन्न समुदायों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन यदि सबसे अधिक क्षति किसी समुदाय को हुई है तो वह हिंदू समुदाय है। दुर्गा पूजा के दौरान कई पूजा पंडालों को तहस-नहस कर दिया गया। हिंदू मंदिर जैसे जेशोरेश्वरी काली मंदिर और इस्कॉन नामहट्टा केंद्र को भी बुरी तरह से क्षति पहुंचाई गई। कुछ दिनों पहले देशद्रोह के आरोप में इस्कॉन मंदिर के पुजारी कृष्णा चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब अदालत में उनकी सुनवाई होनी थी, पूरे बांग्लादेश में एक भी वकील उनके केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे भी आगे बढ़कर कट्टरपंथी पार्टी हिफाजते इस्लाम ने इस्कॉन मंदिर समूह को ही बैन करने की मांग कर दी। लोगों का गुस्सा यहां तक नहीं रुका। कुछ बांग्लादेशी शिक्षण संस्थानों ने अपने यहाँ सीढ़ियों पर भारतीय तिरंगे और इस्कॉन के झंडे को पेंट करवा दिया और छात्रों को उनके ऊपर से चलने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, इन घटनाओं की सच्चाई जानने के बाद कहानी के अगले हिस्से में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति उतनी भी खराब नहीं है जितनी कि अक्सर बताई जाती है। वहां की सरकार ने उनकी सुरक्षा और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही भारत ने भी बांग्लादेश की चुनौतियों को कम करने और विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रभावशाली प्रयास किए हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ है। बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के पीछे के तथ्य। दोस्तों, यह सच है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग के सदस्यों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यह नुकसान सिर्फ हिंदू समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम सदस्य भी इससे प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम समुदायों ने हिंदू संपत्तियों और मंदिरों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया गया। उदाहरण के लिए, ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर और रंगपुर के पीरगाछा में सदर मंदिर की सुरक्षा के लिए छात्रों और स्थानीय मुसलमानों ने पहरा दिया। ये घटनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हुईं, खासकर चटगाम, खुलना, जेसोर, दिनाजपुर, लालमोनिरहाट और मगरी जैसे इलाकों में। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू समुदाय विशेष रूप से निशाना बने। इन हमलों में घरों, व्यवसायों और मंदिरों को लूटा और क्षतिग्रस्त किया गया। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर भीड़ ने ये कृत्य किए। इस हिंसा ने हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा बढ़ा दी, जिसके चलते कई लोग भारत बांग्लादेश सीमा की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। इन हमलों के पीछे राजनीतिक बदले और सांप्रदायिक तनाव का मिश्रण है। इन रिपोर्टों को द इंडिपेंडेंट, इंडिया टुडे और द प्रिंट जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उजागर किया है। दुर्गा पूजा के बारे में यह सच है कि 5 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक करीब 20 घटनाएं ऐसी हुईं जहां मूर्तियां तोड़ी गईं और पंडालों को उखाड़ दिया गया। ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ स्थानों पर क्रूर बम भी फेंके गए। जेशोरेश्वरी काली मंदिर से मां काली की सोने की मूर्ति चुरा ली गई और इस्कॉन नामहट्टा केंद्र को आग के हवाले कर दिया गया। यह दोनों घटनाएं पूरी तरह से सत्य हैं। इन रिपोर्टों की पुष्टि ढाका ट्रिब्यून और इस्कॉन ग्रुप ने की है। इस्कॉन केंद्र के पुजारी चिन्मय दास को बांग्लादेशी ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रास्ते में उन लोगों को भी मारा पीटा गया जो चिन्मय दास की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। इस बात की पुष्टि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने भी की है। दरअसल चिन्मय दास बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत नामक गठबंधन के प्रवक्ता थे, जो दो धार्मिक निकायों बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और बांग्लादेश सम्मिलित शंखलोगु जोत के बीच गठित हुआ था।
वह इस गठबंधन के समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वे इस दौरान ऐसा क्या कह गए कि बांग्लादेशी ध्वज का अपमान कर बैठे, उन्हें इसका खुद भी अंदाजा नहीं था। उन्हें तत्काल देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि चिन्मय दास ने सच में ऐसा कुछ कहा था या बांग्लादेशी ध्वज का अपमान किया था। दूसरी ओर यह भी सच है कि चिन्मय दास के मामले में कोई वकील उनकी पैरवी के लिए आगे नहीं आ रहा, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। वकीलों की अनुपस्थिति का कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है, क्योंकि उनके पहले के वकील रेगन आचार्य पर इस्लामवादियों ने हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे। इस रिपोर्ट की पुष्टि एनडीटीवी ने की है। बांग्लादेश विश्वविद्यालय ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्यूएट में किसी ने गेट पर भारतीय ध्वज रखकर छात्रों को उस पर चलवाया, यह पूरी तरह से सत्य है। ऑल्ट न्यूज ने इस बात की पुष्टि की है। जब ऑल्ट न्यूज ने इस संस्थान के कुछ छात्रों से इस बारे में बात की, तो पता चला कि 27 नवंबर को सच में भारतीय ध्वज का अपमान किया गया था। दोस्तों, इन सभी रिपोर्ट्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, आप लोग उन्हें जरूर पढ़ें। दोस्तों, अब तक की सभी रिपोर्टें राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा की ओर संकेत करती हैं, जो कहीं न कहीं इतिहास की घटनाओं से प्रेरित हैं। अब हम इन घटनाओं को परत दर परत समझने और उनके पीछे छिपे सत्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश में सांप्रदायिकता के उदय की यात्रा, इतिहास, राजनीति और सामाजिक संरचनाओं से गहराई से प्रभावित एक जटिल कहानी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान फूट डालो और राज करो जैसी नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक विभाजन की खाई को और गहरा कर दिया। 1947 का विभाजन, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, ने सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दिया और पूर्वी बंगाल, बाद में पूर्वी पाकिस्तान, को एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना दिया। भाषा एक और संघर्ष का मैदान बन गई, जब पश्चिम पाकिस्तानी शासन ने उर्दू को थोपने की कोशिश की और बंगाली भाषा को हिंदू प्रभावित कहकर खारिज कर दिया। इसने बंगाली भाषा आंदोलन को जन्म दिया, जिसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत एकजुट किया। हालांकि 1971 का मुक्ति संग्राम, जो इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक था, ने सांप्रदायिक घावों को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान ने स्वतंत्रता आंदोलन को हिंदू भारतीय साजिश करार देते हुए हिंदुओं को असमान रूप से निशाना बनाया। स्वतंत्रता के बाद 1972 में बांग्लादेश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया और राजनीति से धर्म को अलग करने का लक्ष्य रखा। फिर भी शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को लागू करने के प्रयासों का विरोध हुआ, क्योंकि कई लोग इसे हिंदू भूल भारत से जोड़कर देखते थे। 1975 में मुजीब की हत्या के बाद देश में एक बड़ा परिवर्तन आया। जियाउर रहमान और एच.एम. इरशाद जैसे सैन्य नेताओं ने सत्ता मजबूत करने के लिए देश को इस्लामीकरण की ओर ले गए। जिया ने बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की अवधारणा पेश की, जिसमें मुस्लिम पहचान को राज्य नीति के साथ जोड़ा गया। वहीं इरशाद ने 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया, जिससे धार्मिक पहचान शासन और शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन गई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव का एक प्रमुख उपकरण वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट था, जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के शत्रु संपत्ति अधिनियम से विकसित हुआ। इस कानून ने राज्य को शत्रु घोषित व्यक्तियों की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दिया। यह शब्द असमान रूप से हिंदुओं पर लागू किया गया। युद्ध समाप्त होने के बावजूद यह कानून लागू रहा और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार के रूप में उपयोग किया गया। इसके तहत हिंदुओं को उनकी संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति या बाद में वेस्टेड संपत्ति के रूप में चिह्नित कर लिया गया।
स्वतंत्रता के बाद भी बांग्लादेश सरकार ने इस कानून को बनाए रखा, जिससे मुक्ति संग्राम के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के साथ एक विरोधाभास पैदा हुआ। इस कानून से हिंदुओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसने उनके लिए संपत्ति का स्वामित्व, उत्तराधिकार या बिक्री की स्वतंत्रता को लगभग समाप्त कर दिया। नए भूमि अधिग्रहण के प्रयासों को भी हतोत्साहित किया गया, क्योंकि भविष्य में संपत्ति जब्त होने के डर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें अपनी संपत्ति बेहद सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। हिंदू स्वामित्व वाले व्यवसाय भी इस कानून से प्रभावित हुए, क्योंकि भूमि जब्ती से उनके संचालन में बाधा उत्पन्न हुई और संसाधनों तक पहुंच सीमित हो गई। इन भेदभावपूर्ण प्रथाओं ने बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के हाथों में संपत्ति और धन का संकेंद्रण कर दिया, जिससे अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से और अधिक हाशिए पर चले गए। इस कानून के कारण 1964 से 1991 के बीच लगभग 53 लाख हिंदुओं को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 2001 में इस कानून के निरस्त होने के बाद भी नुकसान ज्यों का त्यों बना रहा। कानून की शर्तों में मौजूद खामियों के कारण वेस्टेड संपत्तियों तक वास्तविक मालिकों की पहुंच संभव नहीं हो सकी। हिंदू व्यवसायों को भी व्यवस्थित बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें दबाव, वसूली और संपत्ति विवादों में भेदभावपूर्ण व्यवहार शामिल थे। 1990 में लोकतंत्र की वापसी ने उम्मीद तो जगाई, लेकिन साथ ही यह भी उजागर किया कि सांप्रदायिकता कितनी गहराई से जड़ें जमा चुकी थी, क्योंकि राजनीतिक दलों ने चुनावी लाभ के लिए धर्म का शोषण किया। 2001 के चुनावों में बीएनपी जमात गठबंधन की जीत के बाद हिंदुओं के खिलाफ व्यापक हिंसा भड़की। इसमें घर जलाना, यौन हिंसा और जबरन विस्थापन जैसी घटनाएं शामिल थीं। 2013 में शाहबाग आंदोलन के दौरान, जिसमें जमाते इस्लामी से जुड़े युद्ध अपराधियों को फांसी देने की मांग की गई थी, हिंदू समुदायों पर व्यापक हमले हुए। इस दौरान मंदिरों को अपवित्र किया गया और घरों को नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें कुरान की अपवित्रता का आरोप लगाया गया था, ने हिंसा भड़का दी। इसके चलते पूरे देश में हिंदू मंदिरों और समुदायों पर भीड़ द्वारा हमले किए गए। इन घटनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने का आरोप लगाया गया, जिसमें विभिन्न पार्टियों के स्थानीय नेताओं की संलिप्तता भी बताई गई। अल्पसंख्यक समुदायों की कमजोर स्थिति धार्मिक उत्पीड़न, जबरन विस्थापन और जबरन धर्मांतरण से और भी खराब हो गई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। हिंदू परिवारों ने अक्सर धोखाधड़ी वाले दावों या जाली दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पुश्तैनी जमीन खो दी, जिनमें कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों का समर्थन रहा। चरमपंथी समूह जैसे जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी), अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) और हरकतुल जिहादुल इस्लामी बांग्लादेश (UGB), जो अक्सर पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित बताए जाते हैं, ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को और तेज कर दिया। 2016 में हिंदू पुजारियों की हत्या और चटगाम हिल ट्रैक्ट्स में बौद्ध भिक्षुओं को लक्षित करने जैसी घटनाओं ने चरमपंथ, राजनीतिक निष्क्रियता और प्रणालीगत उपेक्षा के खतरनाक गठजोड़ को उजागर किया। इससे अल्पसंख्यक समुदाय संरचनात्मक भेदभाव और हिंसा के प्रति असहाय हो गए। बांग्लादेश में राजनीतिक दलों की भूमिका अल्पसंख्यकों की स्थिति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रही है। विशेष रूप से बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे दलों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी और हिंसा का सहारा लिया है, ताकि वे इस्लामवादी समर्थन हासिल कर सकें। जमाते इस्लामी ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के साथ सहयोग किया और सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा दिया, जबकि बीएनपी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को अनदेखा करने के आरोप लगे हैं। वहीं धर्मनिरपेक्षता की समर्थक अवामी लीग भी आलोचना से अछूती नहीं रही है, क्योंकि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और भूमि विवादों में अपने नेताओं की भूमिका रोकने में विफल रही है।
हालांकि यह कहना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ केवल बुरा ही हो रहा है, पूरी तरह सही नहीं होगा। वहां की सरकार ने उनकी सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिन्हें अब हम आपके समक्ष विस्तारपूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। संविधान में समानता का प्रावधान। बांग्लादेश का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इस संविधान के तहत किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। यह प्रावधान सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि किसी भी निर्णय या कानून से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। यह कदम बांग्लादेश में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा और न्याय की आश्वासन मिलता है। सांप्रदायिक हिंसा पर सख्त कार्रवाई। बांग्लादेश सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के प्रति गंभीर है। 2016 और 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा के मामलों में सरकार ने न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि सुरक्षा बलों को अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया। इसके अलावा सरकार ने विशेष अदालतों का गठन किया ताकि सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय मिल सके और दोषियों को उचित सजा मिल सके। धार्मिक त्योहारों के लिए समर्थन। बांग्लादेश सरकार धार्मिक त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और अन्य हिंदू धार्मिक आयोजनों को सुचारू रूप से मनाने के लिए हर साल विशेष कदम उठाती है। 2022 में दुर्गा पूजा के दौरान लगभग 30,000 पूजा पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पुलिस बलों की तैनाती की। इसके अलावा पूजा समितियों को प्रशासनिक सहयोग और वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, जिससे धार्मिक आयोजनों को बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का एहसास हो। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की है। यह आयोग न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों का समाधान करने के लिए काम करता है, बल्कि यह सरकार को भी सलाह देता है कि वह अल्पसंख्यकों के हित में नीतियां बनाए। आयोग समय समय पर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और सरकार से सिफारिश करता है कि वे इन मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। शिक्षा और रोजगार में पहल। अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदू छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में भी अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कानून लागू किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि अल्पसंख्यकों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा। बांग्लादेश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए स्थानीय संगठनों और एनजीओस ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। स्कूलों और कॉलेजों में सांप्रदायिक एकता दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के छात्र एक साथ भाग लेते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सामूहिक कार्यक्रम जैसे खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक सहयोग। बांग्लादेश के गारमेंट्स उद्योग और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ काम करते हैं। इस साझेदारी ने समाज में एक सकारात्मक माहौल बनाने और सांप्रदायिक मतभेदों को कम करने में मदद की है।
विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों की समान भागीदारी से यह सुनिश्चित होता है कि सभी लोग समान रूप से समाज की समृद्धि में योगदान कर रहे हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव में कमी आई है। अल्पसंख्यक मंदिरों और संपत्तियों की रक्षा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने हिंदू मंदिरों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2021 में सरकार ने कई मंदिरों और संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए विशेष फंड आवंटित किए गए हैं, जिससे हिंदू धार्मिक स्थलों की महत्वता और सुरक्षा बनी रहती है। नागरिकों का सकारात्मक दृष्टिकोण। बांग्लादेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में कई बार स्थानीय मुसलमानों ने सांप्रदायिक तनाव के समय हिंदू परिवारों को अपने घरों में शरण दी है। इस तरह के उदाहरण दिखाते हैं कि समुदायों के बीच आपसी समझ और समर्थन की भावना कितनी मजबूत है। हिंदू और मुस्लिम परिवार एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और सांप्रदायिक सौहार्द में वृद्धि होती है। मीडिया और सिविल सोसाइटी का समर्थन। बांग्लादेश की मीडिया ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियानों का संचालन किया है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इन अभियानों के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया गया है, जो पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से वहां के मुसलमान भारत से काफी नाराज हैं और इसके परिणामस्वरूप कई बार हिंदू समुदाय को निशाना भी बनाया गया है। इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और अंत में यह भी समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार भारत ने बांग्लादेश की चिंताओं का समाधान किया है और उनके समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हिंदुत्व की राजनीति, जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू संस्कृति और धर्म के वर्चस्व की वकालत करती है, ने पूरे क्षेत्र में प्रभाव डाला और बांग्लादेश की सांप्रदायिक सद्भावना को प्रभावित किया। बांग्लादेश में कई लोगों ने इस वैचारिक बदलाव को अपनी धार्मिक विविधता के लिए खतरे के रूप में देखा, जिससे हिंदू अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ गई। इस भय को मजबूत करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी 1992 में भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ द्वारा विध्वंस। यह घटना एक अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य उस स्थान को हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए पुनः प्राप्त करना था। मस्जिद के विध्वंस ने वैश्विक मुस्लिम समुदायों में आक्रोश पैदा किया, लेकिन इसके प्रभाव बांग्लादेश में विशेष रूप से गंभीर रहे। देश भर में व्यापक स्तर पर हिंदू विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें मंदिरों, हिंदू स्वामित्व वाले व्यवसायों और संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया। इन हिंसक घटनाओं को अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया, जहां बाबरी मस्जिद की घटना को हिंदू अल्पसंख्यक को निशाना बनाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। बहुत से बांग्लादेशियों के दृष्टिकोण से भारत की नीतियों को उनके हितों की अनदेखी के रूप में देखा गया है, जिससे भारत के प्रति मुस्लिम विरोधी और बांग्लादेश विरोधी एजेंडों की धारणा को बल मिला है। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का पारित होना रहा है। यह कानून पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को त्वरित नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन इसमें मुस्लिमों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जिसके कारण व्यापक आलोचना हुई है। बांग्लादेश में सीएए को बांग्लादेशी मुस्लिमों को निशाना बनाने के रूप में देखा जाता है, जिससे सामूहिक निर्वासन की आशंका और भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों को कलंकित किए जाने का भय पैदा हुआ है।
इन आशंकाओं को भारत में हिंदुत्व विचारधारा के व्यापक प्रसार ने और गहरा कर दिया है, जिसे कई बांग्लादेशी मुस्लिम समुदायों को हाशिए पर डालने के प्रयास के रूप में देखते हैं। सीएए के खिलाफ बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों ने इन नीतियों के कारण उत्पन्न गहरे आक्रोश और अविश्वास को उजागर किया है। एक और बड़ा तनाव का कारण तीस्ता नदी जल वितरण विवाद है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, जो कृषि और आजीविका का समर्थन करती है। हालांकि हाल के वर्षों में इसके जल प्रवाह में भारी कमी आई है, जिससे किसानों और स्थानीय समुदायों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। दशकों की बातचीत के बावजूद जल वितरण पर एक व्यापक समझौता नहीं हो सका है, जिसका मुख्य कारण पश्चिम बंगाल राज्य का विरोध रहा है। यह गतिरोध बांग्लादेश में व्यापक निराशा का कारण बना है, जहां इसे भारत द्वारा अपने घरेलू राजनीतिक हितों को अपने पड़ोसी की जरूरतों से ऊपर रखने के रूप में देखा जाता है। यह मुद्दा भारत की बांग्लादेश के हितों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा की व्यापक धारणा का प्रतीक है। इन चुनौतियों को और जटिल बनाता है भारत बांग्लादेश सीमा पर जारी हिंसा। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या की रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 2001 से 2011 के बीच बीएसएफ के हाथों लगभग 1000 बांग्लादेशियों की मौत हुई, जिसे शूट टू किल नीति कहा गया। भारतीय अधिकारियों द्वारा इस समस्या के समाधान का वादा बार बार किया गया है, लेकिन सीमा पर हिंसा की घटनाएं लगातार बनी हुई हैं। इससे कूटनीतिक विश्वास कमजोर हुआ है और बांग्लादेश में जनता के गुस्से को बढ़ावा मिला है। ये अनसुलझे मुद्दे, साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश के हितों की अनदेखी की धारणा, दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी अविश्वास को जन्म देती हैं, जिससे स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाने के प्रयास और जटिल हो गए हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भारत का समर्थन उनके खिलाफ तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद भारत विरोधी भावनाओं को और हवा देता है। बांग्लादेश में कई लोग भारत के समर्थन को घरेलू मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं, विशेष रूप से शेख हसीना के विवादास्पद राजनीतिक इतिहास को देखते हुए। भारत द्वारा शेख हसीना को उनके राजनीतिक निर्वासन के दौरान शरण देने की ऐतिहासिक भूमिका को कुछ लोग पक्षपात के रूप में देखते हैं, जिससे विपक्षी दलों और उनके समर्थकों में असंतोष बढ़ा है। 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन, जिनमें कम से कम 14 लोग मारे गए, और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ आक्रोश, जिसमें बांग्लादेशी मंत्रियों ने 2019 में राजकीय यात्राएं रद्द कर दी, ने जनता के असंतोष की तीव्रता को उजागर किया। इसके अतिरिक्त भारतीय भाजपा के अधिकारियों नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए अपमानजनक बयानों ने बांग्लादेश में भारी आक्रोश पैदा किया। ढाका में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और मुस्लिम बहुल देशों द्वारा भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की। इन घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना दिया है, जिससे निहित सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव स्पष्ट रूप से उजागर हुए हैं। भारत द्वारा बांग्लादेश के हित में उठाए गए कुछ कदम। भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और विवादों को सुलझाने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए, जिनमें क्षेत्रीय, आर्थिक और मानवीय पहल शामिल हैं। 2015 में भूमि सीमा समझौता के तहत 68 साल पुराने विवाद को सुलझाते हुए 162 एनक्लेव, 111 भारत से बांग्लादेश को और 51 बांग्लादेश से भारत को का आदान प्रदान किया गया, जिससे 51,000 निवासियों को अपनी पसंद की नागरिकता चुनने का अधिकार मिला। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के एनक्लेव भारतीय नागरिकता में शामिल हुए और बांग्लादेश ने अपने एनक्लेव निवासियों को मूल अधिकार प्रदान किए।
तीस्ता नदी जल बंटवारे के समाधान के लिए भारत ने फरक्का बैराज के संचालन की जानकारी साझा की और सूखा बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी सहायता दी। व्यापारिक दृष्टि से भारत ने बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस प्रदान किया, जिससे उसका वस्त्र उद्योग बड़ा लाभान्वित हुआ। भारत ने बांग्लादेश से कपड़ा और तैयार वस्त्र आयात पर कर में छूट दी, साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों और भारी मशीनरी के निर्यात पर विशेष छूट प्रदान की। दोनों देशों के बीच व्यापार 2023 तक $18 बिलियन तक पहुंच गया। बुनियादी ढांचे के विकास में भारत ने $2 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी, जिससे मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना जैसी ट्रेन सेवाएं शुरू हुईं। भारत ने मोंगला और चटगाम बंदरगाहों के विकास में भी मदद की। रोहिंग्या संकट के दौरान जब लाखों शरणार्थियों ने म्यांमार से बांग्लादेश में शरण ली, भारत ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत राहत सामग्री भेजी और 2017 में रोहिंग्या कैंपों के लिए $1 मिलियन की सहायता दी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव डालकर रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी की कोशिश की। भारत ने म्यांमार सरकार के साथ मिलकर इस संकट का समाधान खोजने की पहल की और मानवीय सहायता के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए। सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए ढाका में विशेष स्मारक बनाए गए और भारतीय फिल्मों व संगीत को बांग्लादेश में बढ़ावा दिया गया। सुरक्षा सहयोग में भारत ने बांग्लादेश की मदद से उल्फा जैसे उग्रवादी गुटों पर कार्रवाई की और सीमा पर मानव व ड्रग तस्करी रोकने के लिए संयुक्त कार्ययोजनाएं तैयार कीं। सीमा सुरक्षा के संदर्भ में भारत और बांग्लादेश ने सीमा विवादों और संवेदनशील मुद्दों जैसे बांग्लादेशी नागरिकों पर बीएसएफ द्वारा गोली चलाने की घटनाओं को सुलझाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता की। भारत ने शूट एट साइट की नीति में सुधार करते हुए बीएसएफ को सख्त मानवाधिकार दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा और सीमा पर अप्राणघातक हथियारों का उपयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे सीमा पर तनाव कम हुआ और द्विपक्षीय विश्वास मजबूत हुआ। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत ने ई-वीजा की सुविधा शुरू की। चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन वीजा को प्राथमिकता दी गई, जिससे 2022 में 2 लाख से अधिक चिकित्सा वीजा जारी किए गए। बांग्लादेशी मरीजों के लिए भारत के बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता प्रमुख चिकित्सा केंद्र बन गए। सीमा विवादों के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमा पर घुसपैठ कम की गई और बांग्लादेशी किसानों को सीमा के पास खेती की अनुमति दी गई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत ने बांग्लादेश के डिजिटल बांग्लादेश मिशन में तकनीकी सहायता दी और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग किया। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं और भारत ने बांग्लादेश की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों देश इस कठिन समय से भी अपने रिश्तों को सुरक्षित रखने में सफल होंगे। मैं यह कामना करता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती फिर से पहले जैसी गहरी और मजबूत हो। दोस्तों, अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।